क्या आपको पता है कि हमारे संविधान में आदिवासी इलाकों के लिए मतलब उनके प्रशासन के लिए 2 खास तरह की व्यवस्थाएं हैं? जी हाँ, 5वीं और 6ठी अनुसूची। हाँ, वो ही। पर ये है क्या असल में? इनमें फर्क क्या है और कौन सी वाली आदिवासी अधिकारों के लिए ज्यादा असरदार है? ये बहुत अहम सवाल है। चलिए आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं, समझते हैं कि ये अनुसूचियां कैसे भारत के आदिवासी समुदायों की जमीन, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, इन सब की सुरक्षा से जुड़ी हैं। तो सबसे पहले 5वीं अनुसूची से शुरू करें। ये संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत आती है ना? बिल्कुल। ये अनुसूची मतलब उन राज्यों में लागू होती है जहां जनजातीय आबादी तो है, अच्छी खासी है, लेकिन शायद वो पूरे राज्य में फैली हुई है। जैसे कौन से राज्य? जैसे आपका झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश भी। इन राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उन पर ये लागू होती है। अच्छा, और यहाँ प्रशासन कैसे चलता है? मैंने सुना है कोई सलाहकार परिषद जैसी चीज होती है। हाँ, इसमें एक जनजातीय सलाहकार परिषद, जिसे टेक कहते हैं, बनाने का प्रावधान है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। ओके। इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य हो सकते हैं और जरूरी है कि इनमें से 3/4 सदस्य उस राज्य की विधानसभा में जो अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि हैं वो हों। इनका काम है राज्यपाल को सलाह देना। किन मामलों पर? अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनकी उन्नति से जुड़े मामलों पर। सलाह देना तो मतलब असली फैसले कौन लेता है? सारी शक्ति राज्यपाल के पास होती है? काफी हद तक, हाँ। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, राज्यपाल को ये खास शक्ति मिली हुई है कि वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी कानून को उस अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने से रोक सकते हैं। रोक सकते हैं? पूरा? हाँ। या फिर कुछ बदलावों के साथ लागू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो आदिवासियों की जमीन के ट्रांसफर को रोकने या कंट्रोल करने के लिए भी नियम बना सकते हैं। अच्छा, तो मतलब राज्यपाल के पास काफी डिस्क्रेशनरी पावर हुई। क्या ये कभी मतलब विवाद का कारण भी बनता है? निश्चित रूप से। देखिए, राज्यपाल तो केंद्र सरकार नियुक्त करती है ना, और उन्हें केंद्र को रिपोर्ट भी करना होता है। हाँ। तो कई बार ये सवाल उठ जाता है कि क्या वो हमेशा ही स्थानीय आदिवासी हितों को पहली प्राथमिकता दे पाते हैं, खासकर तब जब राज्य या केंद्र सरकार का कोई और विकास का एजेंडा हो जिससे शायद टकराव हो रहा हो। तो ये संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। समझ गई, काफी जटिल है ये। तो ये तो हुई 5वीं अनुसूची की बात। अब इसके मुकाबले 6ठी अनुसूची, उसका नजरिया क्या कुछ अलग है? ये अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत है, सही कहा मैंने? एकदम सही। 6ठी अनुसूची बिल्कुल अलग है। हाँ। इसे खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के लिए बनाया गया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ जो सोच है वो ज्यादा स्वायत्तता देने की है। स्वायत्तता, हाँ। ऑटोनॉमी किस तरह की? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यहाँ क्या है कि स्वायत्त जिला परिषदें यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं। कहीं कहीं स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स, ARCs भी हैं। अच्छा। और इन परिषदों को ना काफी ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, बहुत व्यापक। ये अपनी सीमा के अंदर जमीन, जंगल, पानी, खेती, गांव का प्रशासन, स्वास्थ्य, सफाई, शादी ब्याह, तलाक, जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं, इन सब विषयों पर खुद कानून बना सकती हैं। क्या बात है, कानून बनाने की शक्ति! मतलब ये छोटी विधानसभाएं हो गई एक तरह से। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कानूनी नहीं बनाती, ये परिषदें स्कूल खोल सकती हैं, डिस्पेंसरी चला सकती हैं, बाजार लगवा सकती हैं, सड़कें बनवा सकती हैं, कुछ तरह के टैक्स भी वसूल सकती हैं। और मजे की बात, ये ग्राम परिषद या अदालतें बनाकर स्थानीय झगड़ों का निपटारा भी कर सकती हैं। मतलब थोड़ी न्यायिक शक्तियां भी हैं इनके पास। बाप रे, ये तो काफी अलग है 5वीं अनुसूची से। तो फिर बुनियादी फर्क क्या हुआ दोनों में? अगर एक लाइन में बताना हो, एक तरफ राज्यपाल का कंट्रोल, दूसरी तरफ स्थानीय परिषद का शासन, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सबसे बड़ा फर्क यही है, कंट्रोल बनाम स्वायत्तता। 5वीं अनुसूची में जो मुख्य कंट्रोल है वो राज्यपाल के जरिए राज्य सरकार का रहता है। TAC तो बस सलाहकार है। हाँ। जबकि 6ठी अनुसूची में ADCs को असली विधायी, कार्यकारी और कुछ हद तक न्यायिक शक्तियां मिलती हैं। इससे वो जो स्थानीय स्वशासन की बात है ना, वो ज्यादा मजबूत होती है। राज्यपाल की भूमिका यहां भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ADCs के फैसलों में उनका दखल बहुत सीमित है। तो शायद इसीलिए 6ठी अनुसूची को आदिवासी अधिकारों के लिहाज से ज्यादा ताकतवर माना जाता है, ज्यादा लोकतांत्रिक। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है, क्योंकि ये स्थानीय समुदायों को अपने मामले खुद संभालने के लिए ज्यादा अधिकार देती है।
ये ज्यादा विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है। तो फिर जमीन पर क्या दिखता है? क्या 5वीं अनुसूची वाले इलाकों में लोग बदलाव चाहते हैं? क्या वो भी ऐसी ही स्वायत्तता मांगते हैं? हाँ, कई बार ऐसी मांगे उठती हैं, बिल्कुल उठती हैं। आप झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों को देखें जहां 5वीं अनुसूची लागू है, वहां कई आदिवासी समुदाय और उनके संगठन अक्सर 6ठी अनुसूची जैसी ज्यादा स्वायत्तता की मांग करते रहते हैं। अच्छा। उनका तर्क यही होता है कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो उन्हें अपनी जमीन, जंगल, अपनी संस्कृति पर पूरा कंट्रोल नहीं देती। मैंने पत्थरगढ़ी आंदोलन के बारे में सुना था कुछ साल पहले। क्या उसका इससे कोई लेना देना है? हाँ, बिल्कुल। पत्थरगढ़ी आंदोलन को आप इसी भावना का एक प्रतिबिंब कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से झारखंड में देखा था जी। इसमें कुछ आदिवासी समुदायों ने अपने गांवों की हदों पर पत्थर गाड़ दिए थे, जिन पे पारंपरिक कानूनों और ग्राम सभा की सर्वोच्चता की बातें लिखी थी। ये एक तरह से संविधान की 5वीं अनुसूची के ही कुछ प्रावधानों, खासकर पेसा कानून के तहत जो ग्राम सभा को शक्तियां मिली हैं, उनकी अपनी व्याख्या करते हुए बाहरी दखल को चुनौती देने जैसा था। अच्छा। और ये पारंपरिक स्वशासन पर जोर देने की कोशिश थी। ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर फैसलों में सीधी भागीदारी की इच्छा कितनी ज्यादा है। मतलब मूल विचार ये है कि फैसले हमारे गांव में हो, हमारे द्वारा हो, ना कि कहीं दूर राजधानी में बैठकर लिए जाएं। बिल्कुल। देखिए, चाहे 5वीं अनुसूची हो या 6ठी, दोनों का मकसद तो आदिवासी हितों की रक्षा करना ही है। पर सवाल ये उठता है कि क्या 5वीं अनुसूची में भी जो टीएससी है, उसे सिर्फ सलाहकार रखने के बजाय कुछ असली शक्तियां दी जानी चाहिए? ये सोचने वाली बात है। या फिर जो ग्राम सभाएं हैं, उन्हें और मजबूत किया जाए ताकि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र ज्यादा असरदार हो सके। क्योंकि अधिकार तो जमीनी हकीकत में तभी मजबूत होते हैं जब फैसले लेने की प्रक्रिया में समुदाय की सीधी और सार्थक भूमिका हो। तो कुल मिलाकर ये संवैधानिक प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका असर इस बात पर निर्भर करता है कि इन्हें किस नीयत से लागू किया जाता है और स्थानीय समुदायों को इसमें कितनी भागीदारी मिलती है। बिल्कुल सही कहा। अधिकार सिर्फ कागज पर न रहें, वो जमीन पर महसूस भी होने चाहिए, और इसके लिए लगातार बातचीत और सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। ये वाकई एक विचारणीय बिंदु है। संविधान की असली ताकत तभी है जब हर कोई अपने अधिकारों और व्यवस्थाओं को समझे और इसमें सक्रिय भागीदारी निभाए। आज की इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। उम्मीद है ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। अगर हाँ, तो इसे और लोगों तक भी पहुंचाइए। ऐसी और भी जानकारी भरी चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।